the recording. Hello friends, I am Jayant Joshi, former head of EPC and Amplifier Division and Associate Project Director for JSAT 16 and 18 at Space Application Center, ISRO, Ahmedabad. मैं आज आपसे सैटेलाइट की एक लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ी बात करूंगा। सैटेलाइट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो सैटेलाइट की जरूरत क्या है, कि व्हाई वी नीड सैटेलाइट। वो तो इतना टाइम भी लगता है, इतना कॉस्टली है, इतना कॉम्प्लेक्स है, उसके रख रखाव में भी, उसको वहाँ पे स्टेशन कीपिंग में भी हमें, हमारी जो कंट्रोल स्टेशन है उसको 24 घंटे हमें उसको सतर्क रहना पड़ता है। तो व्हाई डू वी नीड सैटेलाइट। सो ये थोड़ी बातें हैं, उसको उसका हम पूरा बनाते कैसे हैं, वो पूरी साइकिल, और वो फिर लॉन्च कैसे होता है, लॉन्च करने के बाद हम उसको वहां पे रखते कैसे हैं, ये थोड़ी बातें आज आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू अंडर द टॉपिक लाइफ साइकिल ऑफ अ सैटेलाइट। नेक्स्ट। So these are the topics today. So what is a satellite, types of satellite, the different parts of satellite, उसमें क्या क्या होते हैं पार्ट, क्योंकि हमको तो जो दिखता है वो बाहर से सिर्फ एक क्यूबॉइड ही देखते हैं हम जनरली। तो वो क्यूबॉइड के अंदर होता क्या है, तो दैट वी शुड नो। एक जस्ट आपको फील आनी चाहिए कि सिर्फ ये डब्बा नहीं है, डब्बा के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो वो हम बात करेंगे। मेकिंग ऑफ ए सैटेलाइट कैसे बनता है, एंड हाउ दे आर लॉन्च्ड एंड हाउ डू दे स्टे इन द ऑर्बिट। आपने लॉन्च तो कर दिया, लेकिन कौन से नियमों के अधीन वो वहां पे अपनी ऑर्बिट में टिके रहते हैं। तो कितने टाइप की ऑर्बिट है और कौन सी प्रोमिनेंट ऑर्बिट की, और एक दो जो मेन है उसकी बात करेंगे, और उसके यूज क्या है। क्योंकि जब तक हमें उसका यूज पता नहीं है कोई भी गैजेट का, तो हम इसको भी एक मोस्ट एडवांस स्पेस गैजेट बोलते हैं सैटेलाइट को। So we should know how to use a satellite. So there are different applications which are specifically made for using a different kind of satellite, right? Next. अभी एक देखेंगे कि एक सैटेलाइट की सिंपल डेफिनेशन अगर हमें किसी को पूछनी है कि सैटेलाइट किसे कहते हैं, तो एक बहुत ही बेसिक एक डेफिनेशन है कि सैटेलाइट इज ए बॉडी इन स्पेस दैट ऑर्बिट्स अराउंड अनदर प्लैनेट। और आप इसमें देखेंगे कि मैंने कुछ 3 ऑर्बिट का एक शो किया है इस ग्राफिक्स के अंदर। एक है लियो, which you can see around 320 to 1100 kilometer altitude above earth surface। दूसरा है मियो, MEO, वो जनरली 8 से 12,000 किलोमीटर की हाइट पे होता है। और तीसरा है जियो, जियो ऑर्बिट, वो 36 नियरली रफली 36,000 किलोमीटर अबव दी अर्थ सरफेस। ये 3 प्रोमिनेंट ऑर्बिट है जिसकी हम बात करेंगे, और इसके ऊपर मेजोरिटी ऑफ आवर artificial man-made satellites are put around, which are orbiting around our Earth. Next. So first we should know that why do I need satellite? मुझे जरूरत ही क्या है। आप देखिए, the Earth is an curvature, right? एक गोला है, उसका कर्वेचर है। आप सपोज कर्वेचर के आप देखिए ऊपर वाले ग्राफिक्स में दिखाया है कि आप लेफ्ट हैंड जो ऊपर एक नीचे आप देखेंगे ब्लैक एंड व्हाइट का जो वो एक स्क्वायर है, उसके अंदर 2 एंटेना और एक टावर दिखाया है, उसके ऊपर एक आर्क, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग अवर स्मॉल पोर्शन ऑफ अर्थ। ऑन टॉप ऑफ दैट, ऑन लेफ्ट साइड यू कैन सी देयर इज वन टावर, और उसकी राइट साइड में आप देखेंगे वहां पर भी एक टावर है। तो मुझे अगर वहां एक टावर जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां से दूसरे एंड पे अगर मुझे सिग्नल भेजनी है, तो मैं क्या करूंगा। क्योंकि मैं अभी थोड़ी 1-2 स्लाइड के बारे में हम ये भी बात करेंगे कि सैटेलाइट के अंदर जनरली कौन सी फ्रीक्वेंसी का हम यूज करते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी जो हम यूज करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी पे दे ट्रैवल इन लाइन ऑफ साइट। तो मगर एकदम सीधी डायरेक्शन में वो जाते हैं। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि लाइन ऑफ साइट में अगर जाना है from left tower to tower on the right side, it is not possible because your curvature of earth becomes an hindrance in the path। तो that is not possible। हम टावर, हम जो जगह है उसको बदल नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे। तो हम उसके एक आर्थर सी क्लार्क नाम के जो बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक परिकल्पना की थी, ही थॉट ऑफ एन सिस्टम, कि हम एक ऐसी चीज स्पेस में लगा देते हैं जिसमें आप देखेंगे ऊपर एक सैटेलाइट
एक दिखाया है। सैटेलाइट को अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड टावर से हम सिग्नल जो है, बिकॉज बोथ द टावर साइमल्टेनियसली कैन सी दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट दैट ऑब्जेक्ट इनटू स्पेस। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से टावर से आप सिग्नल को अपलिंक करेंगे, जो ऊपर जाएगा वहां से प्रोसेस होगा, वो पावरफुल बनाएगा उसको सिग्नल को, क्योंकि वहां जाते जाते बहुत वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ दी पाथ लॉस, और वो उसको स्ट्रांग बना के वापस नीचे एज एन डाउनलिंक फ्रीक्वेंसी और डाउनलिंक सिग्नल, it will be sent to the other tower which is on the right side. This is how that communication will be completed using a satellite. तो ग्लोब के अंदर दोनों रिमोट पार्ट के अंदर हमें अगर सैटेलाइट के ये सिग्नल को अगर कहीं पे भी irrespective of the terrain and place and geographical location अगर यूज करना है, then satellite is the best suited tool, right? Next one. So you can also see in the next slide that connectivity to a widely separated geographical regions, that is one of the greatest advantage. And it has got a bird's eye view. Satellite can see much more than what our tower and other things can see. So it gives you a larger area to be viewed from on the earth from satellite at 36,000 kilometers if you are talking about communication satellite. So this ability means a satellite can collect more data, right, and more quickly, because once we place a satellite, we don't have to move because it is stationary there, right? So as compared to ground, it takes more data very quickly. That is one of the other advantage. And also, you can see that it also can see into space better than the telescope, right? Because the satellites fly above the clouds, dust and the molecules in the atmosphere, जो कि हम ग्राउंड से अगर टेलीस्कोप कई बोलते हैं ना कई बार कि हमें अगर जब हम स्काई गेजिंग करते हैं तो कभी कभी हमें ठीक से दिखता नहीं है, स्काई इज नॉट क्लियर, सो दिस लिमिटेशन डू नॉट इम्प्लाई, राइट, when we are using satellite, because it can see from much height at about 36,000 kilometer or maybe 500 to 1,000 kilometer in case of remote sensing satellite. So communication over high seas and in air or in space. And another एक दूसरा advantage है, is a remote difficult to reach areas में भी आप communication कर सकते हैं। हिमालय की पहाड़ियों में कहीं पे भी दूर दराज के कितने भी एरिया है जहाँ पे कोई लोग पहुंचना मुश्किल है, लेकिन सैटेलाइट उसको बहुत इजीली देखता है, तो इट कैन वी कैन हैव दैट पॉइंट एक्सेसिबल थ्रू using via this satellite as a tool of communication. Next one. तो दूसरी स्लाइड में हम देखेंगे कि हम सैटेलाइट की जो फ्रीक्वेंसी की जो मैं पहले बात कर रहा था उसमें दो लिमिट्स की अगर बात करते हैं, तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, हम कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे, दूसरी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी गवर्न किससे होगी, आइनोस्फियरिक प्रोपेगेशन से। द फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी रिफ्लेक्टेड बाय अवर आइनोस्फियर, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। दूसरी है हाई फ्रीक्वेंसी, जो कि गवर्न है आपकी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, मतलब फेडिंग एंड टेक्नोलॉजी की जो कॉस्ट है। जैसे ही आप हायर एंड हायर फ्रीक्वेंसी पे जाते जाएंगे, अदर टेक्निकल चैलेंजेस वुड अकर, लाइक जैसे अगर आप बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे जाने लगेंगे तो आपको फायदा जरूर होगा, आपको ज्यादा परसेंटेज बैंडविड्थ मिलेगी। आपको ज्यादा बैंडविड्थ मिलने के कारण एक ही सैटेलाइट में यू कैन हैव मोर नंबर ऑफ channels in a single satellite, but at the same time the component cost becomes very high, right? It goes on increasing. Another thing, because of a shorter lambda at higher and higher frequency, the size of the component becomes so small that even a fraction of change in the length of the lambda would drastically change the performance of an RF system. So you have to be very careful in aligning those things, and you have to take care of even a few microns of a length, right, when you are working at very high frequency. So we have to make a trade-off between these frequencies, right? So this is, I was referring to that is called a microwave frequency, which is transparent, right, when we go to upper layer beyond atmosphere, and it can penetrate through ionosphere, and we can have very good communication from earth to satellite. Next one.
So these are some designated bands in which world over the communication is being carried out. And you can see on the bottom one, the colored table, you can see there are some frequency bands are earmarked, and world over people are adhering to this particular designation, that if you are working at, say, the first one, L band, which works from 1 gigahertz to 2 gigahertz. So that is dedicated to mobile satellite service. So any communication that any satellite communication which is to be done for mobile satellite service, they you will be using 1 to 2 gigahertz. Then S band, like you can see that generally 2 to 4 gigahertz. Then C band, it is 4 to 8 gigahertz. Because C band, you can see that the 3.7 to 6.2, it's a very precise figure, but generally we can say in C band we have two things. One is normal C band, one has got extended C band. So 3.7 to 4.2, and then up to 4.8 also, or up to 8 gigahertz, we have that particular frequency band. And then for military use, we have got 8 to 12 gigahertz. So like that, you can see there are different frequency band designation given. And if it is in communication, generally we use C band, and nowadays most of the satellites are operating at Ku band. So Ku band is generally at 11 to 12 gigahertz, where because of that high frequency, you get more number of transponders packed in a single satellite. And the biggest advantage using the Ku band is that our ground terminal becomes very handy. So whatever in our home nowadays, which we are using as what we call a DTH, डायरेक्ट टू होम सर्विस, हम जो टीवी घर में देखते हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे सेट टॉप बॉक्स है, टीवी हो, और आपके छत छत के ऊपर विंडो के बाहर आप देखेंगे बहुत छोटा सा एक हैंड हेल्ड एंटेना लगा है, ठीक है। तो दैट इज बिकॉज द एंटेना इज वेरी स्मॉल, इट इज वेरी इजी टू इंस्टॉल एंड वेरी इजी टू मेंटेन, राइट। नेक्स्ट वन। So then we see what are the essential part of a satellite communication system. So there are three basic components. One, we call it a space segment. Then we have a ground segment. And third is the communication channel. So space segment, anyway, we have a satellite. And on the ground segment, we have ground stations. Then we have user terminals. Then so you have a hub and gateways using your earth station. So this comprises your the space station, your communication satellite, and so the basic two things, your ground segment and your space segment. This comprises the whole satellite communication system. So strictly we are talking now about an communication satellite. So you have a uplink frequency that is being transmitted from ground to a satellite. In satellite, whenever it is received by a receiving antenna, then it is processed inside. Now, based on whether it is active or a passive satellite, then passive satellite simply, it doesn't do anything, any processing, but it only transmit back to the other part of the globe via your downlink signal. So for that we are using antennas. So different antennas are used. Some satellite have common antenna, which is used for receiving, as well as we can use that antenna for transmitting also. There are different shapes, different size, and different type of antenna operating at a different frequencies. Next one. So these are basically, there are many, but four major categories of satellite. We have communication satellite, especially for India perspective, we call them INSAT or GSAT series of satellite. Then we have remote sensing, or we call them weather forecasting satellite. Indian remote sensing satellite, the earlier series like IRS, or we call them remote sensing or Earth observation satellite, or one particular name we can give that Kalpana satellite. Then we have navigation satellite, specifically used for navigation purpose, and Indian constellation of those satellites, they are IRNSS, and Navik is the name given by our Prime Minister, that navigation using Indian constellation, right? So that is our regional system.
right? And the last one is got, we call them a scientific satellite, like Chandrayaan or Mangalyaan. So these are basically four categories of different kind of satellite. So we'll talk them in one by one, and what they are used, and at what height, and what are their application. We'll also talk them one by one. So next one. So any spacecraft, or we call them a satellite, okay, it has got two primary system. One is, we call them a bus system, and another is the payload system. So payload is what is being made at some at the center, where from antenna to antenna, that is from receiving antenna to transmitting antenna, whatever electronic system or RF system that we are making, that becomes majorly a payload. You can see on the left hand side, under a payload system, there are two things. One is the repeater, and another is an antenna, right? So antenna is nothing. Okay, same one. We hold it here, right? Okay. So repeater is that payload, and the antenna, which I told you, that the receiving antenna, or we call it them as a transmitting antenna, right? So payload is nothing but a transponder and the satellite antennas, and bus system is the physical structure. And at AOCS, then we have got power system, we have got thermal control, right? So bus system mainly a structure, power, thermal. Then we have got propulsion system, we have got AOCS, and then we have got telemetry and telecommand, right? So that we call it TTMC. So these are the main factors which are included in any satellite system. These are the major things. So which are from which a total satellite is made of, right? So let us talk one by one. Structure, it's a very solid thing, which is from around which we can resemble structure to a skeleton of our body. So our body, we see, we have the skeleton is made of bone structure. Then we have got different kind of muscles, nerves, and different organs. But skeleton is the main thing which is supporting the entire body, human body. So like that, the whatever repeater thing or payload or other peripheral systems which are being incorporated or integrated on any satellite, the structure is the main skeleton body of any satellite, around which the entire load is governed, or it is bared by the main structure, right? So we have different kind of structure, and nowadays we are using a different kind of structure, because the earlier satellite, they have got a conical shape. Then we are nowadays using a cubical shape. They have got a different advantage. They have got trade-off between the choice of which structure we are using. And then we have got power. So most of you know that the power from space is being generated from the sunlight. So we have got solar panels, and this power are then, because the power which is generated from the solar cell, it's, we call them is a raw power. So it's a fluctuating DC power which varies from 26 to 42 volts. Then you need an electronic power conditioner, EPCs, which will regulate and will streamline with this fluctuating robust power to this system of a very flat and filtered power. Then we have got the thermal system, and this thermal system takes care of uh, uh, because lot of heat is being generated, and we have to see that the heat has to be removed efficiently from the satellite. And satellite body, whenever it is there in the any part of the satellite body which is faced directly towards sun, the temperature could rise very high, right? Around 200 degrees centigrade. And the opposite side of the satellite body, which is facing the cold side, the opposite side of the sun, the temperature would at the same time go very low, -100 or even more than that. So how to keep a balance? And we have to maintain the temperature inside the satellite between 0 to 40 degrees. So it's a very tough task.
and for that the thermal management is being done. There are 3 to 4 major technology which are being used. One is that the entire satellite is wrapped with an thermal blanket. We call it MLI, multi-layer insulating blanket. Then we have got heat pipes to carry heat from one localized point to the other corner of the satellite. Then it is being radiated there, right? Then we have got OSR, optical solar reflector, which are mainly or primarily on the outer face of the satellite body, right? And we have got heaters also, because some part of the some corners of the satellite which becomes very cold, right? So we have to see that it doesn't remain very cold, because those nearing subsystem, when you want to switch on it, they have to be brought to certain temperature, right? So there are some heaters also. So using heaters and using MLI blankets, using OSR, total thermal management inside the satellite system is being carried out. Next one. So you can see these are two views I have shown on your screen. On the left side, you can see the deployed view. We call it in orbit configuration. Now, when the satellite, all the deployment is done. Say solar panel, initially they are stowed, मतलब it's folded, and it is वो एक fold करके आपकी satellite की एक side के ऊपर वो जमा के रखे हैं, और आपके जो दोनों तरफ के एंटेना है व्हाइट कलर विच यू कैन सी, वो भी फोल्ड करके सैटेलाइट की दोनों साइड पे रखे हैं, राइट? उसके बाद जब वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में पहुंच जाता है, वहां पे ग्राउंड कमांड से हम उसको खोलते हैं वन बाय वन, राइट? ये एंटेना कुछ जो है वो तो आपकी वो फोल्ड ऐसे करते हैं कि ड्यूरिंग दी आपकी जो ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर है उसमें भी कुछ जो पार्ट है विच इज एक्सपोज टू सनलाइट, तो वहां से भी आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। बट आपकी एंटेना जब आपकी फाइनल ऑर्बिट में आप पहुंचते हैं तभी खोलते हैं। उसके पहले अगर इन बिटवीन सैटेलाइट की हेल्थ के बारे में हमें जानना है, उसके पैरामीटर के बारे में जानना है, देन वी आर यूजिंग टीटीसी एंटेना, राइट? तो एक टीटीसी की एंटेना जो वहां पे वो डिप्लॉयबल नहीं है, वो फिक्स्ड है। तो हम जब भी सैटेलाइट लॉन्च होता है और इंजेक्ट होने के बाद तुरंत हम उससे सिग्नल हम प्राप्त कर सकते हैं, और यहाँ से हम उसको कमांड भी सैटेलाइट को भेज सकते हैं, राइट? और राइट साइड में आप देखेंगे इट्स एन डिसअसेंबल्ड व्यू। सैटेलाइट के अंदर कितने पार्ट है, सेम सैटेलाइट जो है उसको डिसअसेंबल करके दिखाया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सेंटर के अंदर एक सेंटर सिलेंडर है जिसको हम फ्यूल टैंक बोलते हैं। दोनों एंटेना लेफ्ट एंड राइट, टॉप और बॉटम के अंदर आप देखते हैं। फ्यूल टैंक के ऊपर आप देखेंगे दो अलग टैंक भी है जो दिखाई है ब्लू कलर की। तो ये पूरा स्ट्रक्चर और कैसे होता है, एंड फाइनली दे आर इंटीग्रेटेड एज वन फुल सैटेलाइट। नेक्स्ट। तो ये कुछ जो अलग-अलग सबसिस्टम है, ये जो हम बोलते हैं पेलोड। पेलोड में होता क्या है, लेफ्ट साइड में शुरू करके आप देखेंगे एक एंटेना है। तो एंटेना एक फ्रंट एंड का सबसे पहले एक एंटेना आता है जो भी सबसे पहले ग्राउंड से जो भी आप सिग्नल देते हैं, तो दैट इज बीइंग रिसीव्ड बाय दिस एंटेना। तो अभी ये जो सिग्नल है वो पूरा एक एक बैंड होता है। सपोज हम सी बैंड की बात करते हैं तो 500 मेगाहर्ट्ज का एक पूरा बैंड जाता है। 3.7 टू 4.2 गीगाहर्ट्ज की अगर हम बात करते हैं सी बैंड में, तो 500 मेगाहर्ट्ज का एक पूरा एनवेलप ऊपर जाता है। तो सैटेलाइट तो जो एंटेना है वो पूरा 500 मेगाहर्ट्ज एक साथ रिसीव करेगी। अब आपकी जो इंडिविजुअल सिस्टम है, बाद में आप देखेंगे फ्रंट एंड है, फिर रिसीव, उसके बाद है रिसीव चैनलाइजेशन। तो चैनलाइजेशन का मतलब है वो 500 मेगाहर्ट्ज का पूरा जो बैंड है हम उसको 40 मेगाहर्ट्ज के 12 चैनल में डिवाइड कर देते हैं। तो ये डिवाइड क्यों करना है हमें, वो इसलिए करना है कि जो भी हमारी एक्टिव जो हमारी एलिमेंट है, हमारे जो भी कंपोनेंट है, स्पेशली जो एक्टिव एलिमेंट की बात करें, एम्पलीफायर की बात करें, तो उसकी जो डिवाइसेस है वो डिवाइस का परफॉर्मेंस हमेशा बैंड लिमिटेड होता है। दे आर ऑलवेज बैंड लिमिटेड, they do not give their peak performance over the entire 500 megahertz. So you have to restrict that bandwidth. तो हमें क्या करना है, पूरा का पूरा 500 मेगाहर्ट्ज अगर किसी एम्पलीफायर के अंदर डाल के अगर आप उसको एम्पलीफाई करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, या बहुत एम्पलीफिकेशन बहुत कम मिलेगा आपको। तो आउटपुट में आपको जो डिजायर्ड
परफॉर्मेंस है वो नहीं मिलेगा। तो जब आप उसकी बैंड को लिमिट करते हैं तब उसका परफॉर्मेंस आपको पीक पे मिलेगा। तो उसके लिए फ्रंट एंड आता है। फ्रंट एंड में हम देखते हैं एक लो नॉइज एम्पलीफायर आता है। तो लो नॉइज एम्पलीफायर नॉइस को उतना ही रख के वो नॉइस को ऐड नहीं करता है और सिर्फ सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। फिर जैसे चैनलाइजेशन होती है तो 40 मेगाहर्ट्ज की आपकी 12 चैनल में डिवाइड होने के बाद इंडिविजुअल चैनल के अंदर वो एम्पलीफिकेशन के लिए जाता है सिग्नल। ठीक है। तो देन यू कैन सी देयर आर चैनल एंड पावर एम्पलीफिकेशन। तो जो सिग्नल वीक हो गई है क्योंकि बहुत बड़ा लंबा पाथ लॉस होता है 36,000 किलोमीटर का। तो सिग्नल वीक होता है तो सिग्नल को वीक करता है तो उसको पहले तो बेस बैंड पे लाता है। बेस बैंड में कन्वर्ट करने के बाद उसकी वो पावर बढ़ाता है। और फाइनली जब ट्रांसमिट सेक्शन में जाता है तो अगेन आपको उसको मल्टीप्लेक्स करना है। पहले डीमल्टीप्लेक्सिंग करेंगे फिर मल्टीप्लेक्सिंग करेंगे। मतलब यू विल बी कंबाइनिंग ऑल द सिग्नल ऑल द 12 चैनल जो कि 40 मेगाहर्ट्ज की आपकी अलग अलग चैनल थी उसको आप एक साथ जोड़ेंगे क्योंकि आपका एंटेना एक ही है। वो पूरा 500 मेगाहर्ट्ज उसको ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए 12 अलग अलग एंटेना नहीं लगाए हैं हमने। तो ये जो 12 चैनल है उसको 107 करना है तो उसको हम बोलेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये हाई पावर होता है मल्टीप्लेक्सिंग। तो वहां पे डिफरेंट टाइप के हाई पावर ये कंपोनेंट वहां पे लगाते हैं। और फाइनली अगेन जैसे आपने इनपुट में एंटेना है तो वहां पे एंटेना एक आउटपुट में भी होता है और वो वहां से डाउनलिंक एज ए डाउनलिंक सिग्नल इट गोज टू अवर अर्थ। नेक्स्ट। तो ये सारे जो इंडिविजुअल सब सिस्टम है जो लोग डिजाइन करते हैं डिजाइन ओके। तो जी हमने अभी पहले देखा है कि जैसे ही हम डिफरेंट सब सिस्टम बनाते हैं और आप देखेंगे कि सैटेलाइट एक क्यूबॉइड की तरह है। क्यूबॉइड की जो 6 साइड है उसमें 2 साइड रिजर्व रहती है जिसके अंदर की साइड बहुत ज्यादा हम कुछ का यूटिलाइज नहीं करते हैं क्योंकि उसके ऊपर और नीचे की तरफ कुछ अपेंडेजेस और कुछ कंपोनेंट हमें अलग पर्पस के लिए लगाने हैं। तो पेलोड की जो बात करता हूँ मैं दिस इज व्हाट यू सी जो चार हमारी जो पैनल है राइट। तो एक साउथ पैनल इसको बोलते हैं जो साउथ साइड पे रहती है सैटेलाइट की साउथ साइड। एक नॉर्थ जो साइड है वहां पे तो उसको हम नॉर्थ पैनल बोलते हैं। आप देखिए कि लेफ्ट साइड की टॉप के अंदर जो है दैट इज एन पॉपुलेटेड साउथ पैनल। तो ये मेरी जो साउथ पैनल उसके उधर सारे कंपोनेंट जितने भी लगने हैं मैंने लगा दिए हैं। इट इज फुल्ली पॉपुलेटेड। उसके नीचे देखेंगे इट इज ए पॉपुलेटेड नॉर्थ पैनल तो मैंने नॉर्थ पैनल को भी पूरा भर दिया है। जितने भी मुझे जितनी भी जगह मिलती है मुझे रियल एस्टेट का बहुत ही सही तरीके से उपयोग करना है क्योंकि वहां पे जो जगह पहले से आपको मिली है उससे ज्यादा आपको एक इंच भी जगह नहीं मिलती है। तो यू हैव टू बी आपकी डिजाइन ऐसी होनी चाहिए आपका लेआउट ऐसा होना चाहिए कि आप उसका ऑप्टिमम यूज करें। और राइट साइड में ऊपर देखेंगे कि आप ईवी टॉप ईवी का मतलब है अर्थ व्यू जो कि अर्थ की तरफ जो देखता है ये पैनल अर्थ की तरफ देखता है इसको हम अर्थ व्यू देख बोलते हैं। और दूसरा है पॉपुलेटेड उसका बॉटम व्यू अर्थ व्यू का राइट। अर्थ व्यू में टॉप और बॉटम दोनों व्यू दिखा है। तो बेसिकली क्या करते हैं हम कि ये चारों जो पैनल है इसके अंदर सारे इलेक्ट्रॉनिक्स आरएफ जो हमारे कंपोनेंट या हम जो सबसिस्टम बोलते हैं जिसको ही बेसिकली वो सिग्नल प्रोसेसिंग एम्पलीफिकेशन आपके जो भी सिग्नल है ऑडियो है वीडियो है डेटा है वो एंटेना से जो होता है वो सारे ये कंपोनेंट के अंदर प्रोसेस होने के बाद चैनलाइजेशन होने के बाद एम्प्लीफिकेशन होने के बाद then they go to multiplexing section then they are again combined and they are filtered then they are taken to a transmitting antenna। और फिर वहां से आप देखेंगे उसको ट्रांसमिटिंग एंटेना से हम उसको अर्थ की तरफ भेज देते हैं। तो these are the 4 panels। ठीक है। तो now these panels are individually ready। now these panels will be टेकन टू मेन स्ट्रक्चर जहां पे इंटीग्रेशन होगा जो हम अभी दैट विल बी सीइंग इन द वेरी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट वन। This is what you see on the left side you can see this is a tripod tri panel structure। आप उसमें देखते हैं मैंने हमारी जो सामने की तरफ दिखते हैं फ्रंट साइड पैनल वो अभी इसमें नहीं लगाया है वो सिर्फ दिखाने के लिए कि अंदर पूरा क्या है। जो सेंटर अभी खाली दिखता है वहां पे हमारा ये पूरा ये आ जाएगा ये
अपना फ्यूल टैंक। तो ये ट्राई पैनल स्ट्रक्चर है, ये दिखाने के लिए कि हम उसकी असेंबली कैसे करते हैं। एक्चुअल जो हम सैटेलाइट जब ये ऊपर पैनल लगेगी तो सैटेलाइट का स्ट्रक्चर भी इसमें इसके अंदर आएगा। वो स्ट्रक्चर के आसपास हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, बट दिस इज एन सेपरेट फिक्सचर, राइट, जो जिसका स्ट्रक्चर जिसके ऊपर हमने ये पैनल को इंटीग्रेट किया टेस्टिंग पर्पस के लिए। तो ये देखते हैं लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक पैनल जो मैंने अलग इसमें दिखाया था। नाउ यू कैन सी ऑल द पैनल्स व्हिच आर इंटीग्रेटेड। राइट साइड में आप देखेंगे तो ये सभी पैनल एक्चुअल सैटेलाइट के स्ट्रक्चर के साथ लगने के बाद सारे अपेंडेजेस और जीएसबी मुझे लगाना है, लगाने के बाद फुल्ली इंटीग्रेटेड सैटेलाइट। उसके अंदर आप ये भी देखेंगे कि मैंने ये उसके ऊपर एमएलआई, ये जो आपको गोल्डन एक रैपर दिखता है, दैट गोल्डन रैपर इज नथिंग बट ये एमएलआई ब्लैंकेट। सो एंटायर ऑलमोस्ट एंटायर सैटेलाइट इज wrapped with this kind of blanket to prevent it from excessive heat from the deep space। तो वहां पे जब सैटेलाइट जाता है तो मैंने बताया था थर्मल मैनेजमेंट के लिए जहां पर हमारा ओएसआर है, ऑप्टिकल सोलर रिफ्लेक्टर, वहां पे ये नहीं होगा। कुछ जगह पे ये एमएलआई ब्लैंकेट नहीं होगा, अदरवाइज वो आरएफ ट्रांसपेरेंट है, मतलब आरएफ जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो तो इसके थ्रू भी पेनिट्रेट करेगी, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आप एंटेना पे भी देखेंगे तो एंटेना के ऊपर भी हम ये लगाते हैं तो पूरा। तो दिस इज हाउ एन इंटीग्रेटेड टोटल सैटेलाइट लुक्स लाइक, राइट। देन इट इज टेकन फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्टिंग, और बाद में हम इसको ये पूरे सैटेलाइट को जो ये बनाते हैं उसके अंदर हम एनवायरमेंटल टेस्टिंग करते हैं। क्योंकि सैटेलाइट एक बार स्पेस में जाने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है। एक सैटेलाइट टोटल जो एक मिशन है, अगर हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, अगर इट इज न्यू मिशन, जनरली 2 से 2.5 साल इसमें लगते हैं। तो सपोज 2 साल की बात करते हैं तो 1 साल सैटेलाइट बनने में लग जाता है, एक साइड में आपका सैटेलाइट तैयार हो जाता है। बट देन व्हाट इज द नेक्स्ट 1 ईयर रिमेनिंग? तो वो आपका पूरा 1 साल जो है वो सैटेलाइट की टेस्टिंग 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 टेस्टिंग। हम इतनी विगरस टेस्टिंग करते हैं इसके ऊपर कि कोई भी अननोटिस्ड फेलियर या कोई भी अननोटिस्ड चीज अंदर जानी नहीं चाहिए। तो रिलायबिलिटी, ये हम स्पेस के अंदर, स्पेस इज वेरी अनफॉरगिवन, राइट, वो कभी किसी को माफ नहीं करती है। एक बार आपने कोई भी गलती यहाँ पे कर दी तो ठीक है, लेकिन वहां पे ऊपर जाने के बाद वो गलती जरूर बाहर आएगी। तो यू हैव टू वर्क in a manner that all your systems are highly reliable। मतलब आपको रिलायबिलिटी बहुत ज्यादा हाईएस्ट रखनी है। तो रिलायबिलिटी सबसे हाईएस्ट रखने के जो भी क्राइटेरिया है उसका वन ऑफ दैट क्राइटेरिया इज टू डू रिगोरस टेस्टिंग। इसके लिए हम पूरे सैटेलाइट की बहुत ज्यादा टेस्टिंग हम क्या क्या करते हैं, तो हम उसके ऊपर एनवायरमेंटल टेस्टिंग करते हैं, थर्मोवैक्यूम टेस्टिंग करते हैं, फिर हम वाइब्रेशन टेस्टिंग भी करते हैं, एकॉस्टिक करते हैं, स्टोरेज टेस्ट भी करते हैं। तो ये सारे टेस्टिंग जो रॉकेट के अंदर बिठाने के बाद जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उस समय जो वाइब्रेशंस आते हैं उसके ऊपर, वहां से लेके जब सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद अपनी ऑर्बिट में जब वो पार्क हो जाता है तो वहां पे जो डीप स्पेस में जो भी एनवायरनमेंट है वो पूरा सिमुलेट करके हमारे पास पूरे हर एक सेंटर में, जो मेन सेंटर है बेंगलोर, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी चैम्बर है, पूरे सैटेलाइट को अंदर डाल के हम उसके ऊपर पूरा रिगरस टेस्टिंग करते हैं। देन द सैटेलाइट इज क्लियर्ड to be integrated with the main rocket, and then it is taken for launching from Sriharikota. Next. There you will see our launching different kind of launch system. I have shown here left top you can see PSLV, and you can see there are different stages. Then bottom one, it's a disassembled view of a GSLV, maybe Mark II. And on the middle one top, you can see the details of GSLV Mark III. And on right side, right top, you can see that GSLV is standing tall, Mark III, ready to be launched on the Sriharikota. On that small photograph at the bottom of that rocket, you can see that we are launching from Sriharikota. And you can see there are two prominent blue color arrowed lines. One is exactly going towards south, right, at the bottom. And another is, it is just showing the way towards our eastern side. So these are the two things, and you can very well see what is written there.
One is that GSLV, it is launched on the direction on the right side, that is the eastward, and our PSLV generally, because they carry our remote sensing satellite, and remote sensing satellite are generally the orbit is from pole to pole. They move from north pole to south pole, right? So you have to go to one of the poles. So that is the reason why we have a southward launch for our PSLV, that we have to go to south pole first. So then it will go from south, south pole, then north pole. So because it is a polar satellite, it orbits from नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. दिस इज द पाथ विच वी आर टेकिंग. बट यहाँ पे हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि बीच में अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका आता है. तो वी हैव टू टेक केयर इन केस ऑफ एक्सीडेंट. एक्सीडेंट तो कभी भी कहाँ पर भी होता है. अगर ड्यूरिंग फ्लाइट कोई भी एग्जैक्टली जस्ट अबव और अराउंड श्रीलंका के आसपास अगर कोई ऐसा डिजास्टर होता है, तो वहां पे हमको ये अवॉइड करना है कि कोई वहां पे कोई हादसा ना हो जाए. तो एक इसको हम बोलते हैं डॉग लेग मूवमेंट. तो कुत्ते का जो पाँव होता है उसकी जो शेप होती है उस टाइप की एक छोटी सी मूवमेंट हम करते हैं वहां पे टू सेफ गार्ड द श्रीलंका. देन वी गो टू वी टेक अवर नॉर्मल पाथ. और क्योंकि GSLV जो है वो राइट साहब आपका ईस्टवर्ड लॉन्च हम करते हैं. ईस्टवर्ड लॉन्च क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो हम GSLV से अगर हम लॉन्च करते हैं, PSLV से भी लॉन्च कर सकते हैं, वो एक अलग क्राइटेरिया है. बट GSLV का लॉन्च में तो कम्युनिकेशन हम जो सैटेलाइट है उसका हम ईस्टवर्ड लॉन्च इसलिए रखते हैं क्योंकि इट हैज टू गो टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट. जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हमारा इक्वेटर के ऊपर रहता है. तो इक्वेटर के ऊपर जहां पे 36,000 किलोमीटर की हाइट पे व्हेन क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो भी वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, तो हम करते क्या है, जो हमारी अर्थ का मोमेंट मोमेंट जो मूवमेंट है उसके हिसाब से जो भी हमें एडवांटेज मिलता है एक थोड़ा सा मोमेंटम का, दैट वी आर टेकिंग, दैट एडवांटेज वी आर टेकिंग एंड दैट थ्रस्ट इज एन एडवांटेज टू अवर लॉन्च व्हीकल. तो हमें थोड़ा कम फ्यूल में हम वहां से ईस्टवर्ड लॉन्च करते हैं बिकॉज वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ नेचुरल मूवमेंट ऑफ अवर अर्थ विच इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट. So these are the two direction in which generally our vehicles or satellite launch vehicles are being launched. Okay. So next one. So how satellites are launched? To continue, we can say after a rocket, they are launched straight up. The rocket control mechanism, क्योंकि एक बार आपने उसको इनिशियली थ्रस्ट देके पहला स्टेज आपने फायर किया जहाँ पे सपोज सॉलिड फ्यूड है, बट देन यू हैव टू सी बिकॉज वो इतनी स्पीड से भागता है बाद में कि मैन्युअली इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल. तो सारी कंट्रोल जो मैकेनिज्म है वो जो हमारी व्हीकल है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम जिसको रॉकेट बोलते हैं वो खुद करती है. वो करेंगी कैसे? तो दैट मीन्स दैट द मैकेनिज्म यूजेस द इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम जो कि हमारे रॉकेट के अंदर ही है. विच कैलकुलेट नेसेसरी एडजस्टमेंट टू द रॉकेट्स नोजल टू टिल्ट द रॉकेट. वो रॉकेट को घुमाता है कितना? तो रॉकेट टू द कोर्स विच इज डिस्क्राइब्ड इन द फ्लाइट पाथ. वो फ्लाइट प्लान जो है आपका उसको पहले से ही अंदर फीड किया गया है. उसके हिसाब से वो जो भी डेटा उसके पास आता है उसको कंपेयर करके वो उसको गाइड करके देन इट हैज टू मैनेज द टोटल फ्लाइट पाथ. नाउ इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर केस के अंदर हम ये देखेंगे कि फ्लाइट पाथ इट कॉल्स फॉर द रॉकेट टू हेड ईस्ट. वो हम जो बता रहे थे अभी ईस्ट की तरफ हम उसको लॉन्च करते हैं क्योंकि टू टेक द एडवांटेज ऑफ अर्थ रोटेशन, नेचुरल रोटेशन टुवर्ड ईस्ट. Now to strengthen of its boost depends on the rotational velocity of Earth at the launch location. क्योंकि इक्वेटर के ऊपर आप अगर आप देखेंगे the boost is highest at the equator, right? And so where the distance is around Earth is the greatest, so rotation is fastest, right? तो वहां पे कोई भी लॉन्च की साइट जितनी अगर इक्वेटर के पास है तो उसको सबसे ज्यादा एडवांटेज मिलेगा वो थ्रस्ट का, वो बूस्ट का, राइट. तो इसलिए वी आर कंपैरेटिवली वी आर वेरी नियर टू इक्वेटर. तो इंडिया we are lucky we are taking advantage of that particular matter, right. Next one. So here next you will see the flight sequence. कैसे हम पूरी फ्लाइट सीक्वेंस होती है. सबसे पहले आप देखिए रॉकेट वहां पे खड़ा है
आफ्टर सम टाइम जैसे ही हमारी जो पूरी रॉकेट वो स्टेजिंग की गई है, इट इज नॉट अ सिंगल पीस रॉकेट, उसके 3 या 4 अलग-अलग पीएसएलवी में 4 स्टेज है, राइट? सॉलिड लिक्विड अल्टरनेटिवली अगर हम जीएसएलवी की बात करते हैं तो 3 स्टेज होती है उसके अंदर। पहला जैसे बोलते हैं हम सॉलिड, फिर लिक्विड एंड देन वी हैव गॉट ए क्रायोजेनिक। तो स्टेजिंग करने का फायदा क्या है? वन सिंपल प्रिंसिपल इज दैट you nobody wants to carry a dead weight into space, right? तो एनी रॉकेट, कोई भी रॉकेट जैसे स्टेजिंग करने से क्या होगा कि आफ्टर अटेनिंग सम एल्टीट्यूड, जब आपका रॉकेट जो है सपोज 50 किलोमीटर तक जाने के बाद उसके फर्स्ट स्टेज की सारी फ्यूल कंज्यूम हो गई, तो फर्स्ट स्टेज का रॉकेट जो है उसका काम भी रॉकेट मोटर उसका काम खत्म हो गया, उसकी सारी फ्यूल भी खत्म हो गई। तो वो रॉकेट मोटर का पूरा वेट, उसकी जो सिलेंडर है उसका वेट अभी कुछ काम का नहीं है, बिकॉज योर सेकंड स्टेज इज टेकन ओवर, दूसरे स्टेज ने काम करना शुरू कर दिया है। तो जब वो पूरे फ्लाइट के दौरान, क्योंकि उसके अंदर भी एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर है, वो सेंस करेगा कि फर्स्ट स्टेज क्या काम खत्म हो गया है, अभी सेकंड स्टेज ने टेक ओवर कर दिया है, तो इमीडिएटली एक कमांड देके फर्स्ट स्टेज इज नॉक्ड ऑफ, वो ड्यूरिंग द फ्लाइट वो पहला जो स्टेज है वो मेन रॉकेट से अलग कर देते हैं। अलग करने से फायदा क्या हुआ? इमीडिएटली योर वेट बिकम्स लोअर, बिकॉज आपने फ्यूल कंज्यूम किया तो आपका वेट कम हो गया। वेट कम हो गया, आपने फर्स्ट स्टेज को निकाल दिया, तो आप सेकंड लॉ जो स्पेस में न्यूटन का अगर हम बात करते हैं, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? तो उसके अंदर आपको फोर्स की अगर बात करते हैं तो एक्सेलरेशन, मास अगर कम हो गया तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, राइट? तो यू आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग मास ड्यूरिंग द फ्लाइट। तो ऐसे करते करते जैसे ही आप देखेंगे पूरी फ्लाइट जो प्लान पाथ में जा रही है, दिस basically going under the control of NGC, navigation guidance and control system, which is we generally call which are on the which are part of the onboard computer system। जो हर एक रॉकेट के अंदर होता है, वो रॉकेट का पूरा ब्रेन है, वही पूरा डिसाइड करता है। हम क्योंकि आप देखिए जब फाइनल स्पीड होगी रॉकेट की, इट वुड बी हर्लिंग ऑलमोस्ट एट द स्पीड ऑफ नियरली 28,000 किलोमीटर पर आवर। उतनी स्पीड से हम कंट्रोल नहीं कर सकते रॉकेट को, राइट? कंट्रोल करने के लिए कमांड देंगे तब तक तो रॉकेट कुछ किलोमीटर आगे चला गया होगा, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो दिस इज हाउ वी ट्राई टू शो कि ग्राउंड से आपके लॉन्च स्टेशन से कितने दूर तक आपका व्हीकल कितनी ऊंचाई पे और कितनी स्पीड से कौन कौन सी इवेंट करता रहेगा। तो एट डिफरेंट इंटरवल यू कैन सी देयर आर डिफरेंट इवेंट हैपनिंग। नेक्स्ट। So how we can see once the rocket inertial guidance systems की मैं जो बात कर रहा था, तो आप देखिए वहां पे लिखा है रॉकेट controlled, very precisely controlled, right? To insert a satellite into a desired orbit। क्योंकि अगर ऑर्बिट पे वो ठीक से नहीं गया, अगर उसकी ऑर्बिट कहीं थोड़ी दूर रह गई, तो होगा क्या कि आपको उसकी करेक्ट स्टेशन पे लाने के लिए ही फ्यूल खर्च करना पड़ेगा, राइट? तो आपका एक्चुअल फ्यूल जो भी सैटेलाइट के अंदर आपने रखा है, वो तो आपकी मिशन लाइफ, सैटेलाइट 12 या 15 साल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जब तक काम करना है, उसकी स्टेशन कीपिंग के लिए आपने रखा है, तो वो तो आपको ऑर्बिट मैन्यूवरिंग में ही चला जाएगा, राइट? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज हाईली डिजायर्ड दैट योर इनर्शियल एंड गाइडेंस सिस्टम takes care of this thing and it inject the satellite precisely at the location where it is supposed to go, right? So that is the biggest thing। ये बहुत ही important चीज है। दूसरे एक टॉपिक जो हमारे एक दूसरे साथी है वो इनके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट। ओके, तो हम ये दो हाउ डू ए सैटेलाइट स्टे इन द ऑर्बिट, हम थोड़ी ऑर्बिट की बात करते हैं। जियोस्टेशनरी पोलर ऑर्बिट कुछ देर पहले हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो पोलर ऑर्बिट है जिसमें आपका सैटेलाइट पोल टू पोल घूमता है, और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो आपका सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट के अंदर, जबकि उसका जो रेट ऑफ मूवमेंट है वो कितनी स्पीड से घूमता है, इट मैचेस एग्जैक्टली द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस। मतलब 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, दोनों की स्पीड सेम है, एंड इट इज एग्जैक्टली अबव इक्वेटर। इक्वेटर पे होना जरूरी है,
सिर्फ 36,000 किलोमीटर के ऊपर अगर आप रह के अगर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रहते हैं तो हम उसको जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट बोलेंगे। लेकिन वही जब इक्वेटर के ऊपर आप ले आते हैं तो वो जियो स्टेशनरी बन जाता है। तो राइट, तो वहां पे हम इसलिए लाते हैं कि द सैटेलाइट हैज टू बी स्टेशनरी, क्योंकि अगर आपका से फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिससे आप टीवी देखते हैं, हम डेटा ये बाकी सारी एक्टिविटी कम्युनिकेशन की करते हैं, अगर आपका सैटेलाइट स्टेशनरी नहीं है तो आप देखिए जैसे ही सैटेलाइट, क्योंकि सैटेलाइट तो मूव करता है बट अपेरेंटली इट इज अपीयरिंग स्टेशनरी बिकॉज इट इज इन दैट ऑर्बिट, जो उसका साइंटिफिक रीजन अभी हमने डिस्कस किया। तो उसका फायदा क्या हुआ कि फायदा ये होगा कि आपकी एंटेना को आपको ट्रैक नहीं करना पड़ेगा, आपको एंटेना नहीं घुमाना है सैटेलाइट के साथ, एंटेना वही है बिकॉज इट इज appearing to be stationary at one given point on ground, right? तो और जो पोलार सैटेलाइट है, पोलार ऑर्बिट है, उसका फायदा क्या है, नॉर्थ टू साउथ आपका सैटेलाइट घूमता है, लेकिन उसके एग्जैक्टली नीचे beneath that this the earth is moving from west to east। तो अर्थ का जो नेचुरल मूवमेंट है, तो कोई भी आपको स्कैनिंग करनी है तो अर्थ की स्कैनिंग, उसको पिक्चर लेने हैं उसके अर्थ के स्ट्रिप फॉर्म में, तो ये दो मूवमेंट चाहिए आपको, एक्स और वाई। तो वाई तो आपको मिल गया सैटेलाइट की अपनी मूवमेंट नॉर्थ टू, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेकिन एक्स जो मूवमेंट है दैट इज द नेचुरल मूवमेंट ऑफ अर्थ, दैट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट साउथ। ओके, नेक्स्ट। So this is how this I have tried to show that these are the two orbits. One is the circular orbit and another one is an elliptical orbit. Right? तो circular orbit generally हम बोलते हैं हमारे remote sensing जो satellite है उसकी होती है, right? क्योंकि they are at 500 to 1000 kilometer in the polar orbit, एंड सर्कुलर ऑर्बिट जो है वो हमारे जो इलिप्टिकल ऑर्बिट है दैट इज एन ट्रांसफर ऑर्बिट फॉर अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट की जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है वो फाइनली सर्कुलर ऑर्बिट है, लेकिन इन बिटवीन हम डायरेक्टली वहां पे नहीं भेजते हैं, तो इन बिटवीन हम ट्रांसफर ऑर्बिट पे भेजते हैं, तो ट्रांसफर ऑर्बिट के अंदर वो सर्कुलर बन जाता है आपका इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो आपका जो नियर लो अर्थ ऑर्बिट, आपका जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, और आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और देन एस्केप वेलोसिटी। हर एक के लिए आपके इंजेक्शन के टाइम पे डिफरेंट वेलोसिटी जो है दैट प्लेज द इंपॉर्टेंट रोल, कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी ऑर्बिट में आपको डालना है, उतना ही आपको वहां पे वेलोसिटी इंपार्ट करना है एट द टाइम ऑफ इंजेक्टिंग द सैटेलाइट इनटू स्पेस। नेक्स्ट वन। अगेन यहाँ पे यही दिखाया है कि सैटेलाइट जब आप एक बार हमने इंजेक्ट कर दिया कोई भी जगह पे तो ऑर्बिट में ही कैसा रहता है, तो उसमें देखिए देयर आर टू कंपोनेंट, वन इज द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ अ सैटेलाइट विच इज द वेलोसिटी विच इज इम्पार्टेड, द थ्रस्ट जो हमने रॉकेट ने सैटेलाइट को दिया है एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन। वो होता कैसे है कि जब आपका ये हीट शील्ड खुल जाता है, उसके ऊपर सैटेलाइट का एडेप्टर है, एडेप्टर के ऊपर आपने सैटेलाइट रखा है और एक मेजरमेंट बैंड होता है, तो जैसे ही एक आप कमांड देते हैं तो कमांड से वो बैंड से सैटेलाइट रिलीज होके उसी डायरेक्शन में आगे चला जाता है। नाउ अकॉर्डिंग टू अगेन इफ यू रिमेंबर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सो आइडियली वो सैटेलाइट उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो हम तो बोलते हैं सैटेलाइट तो सर्कुलर पाथ में जाता है या इलिप्टिकल पाथ में जाता है, या तो अगर लोअर अर्थ ऑर्बिट है तो सर्कुलर आपकी ऑर्बिट में जाएगा, तो जाएगा कैसे, वो इसलिए जाएगा क्योंकि वहां पे एट द सेम टाइम हमारे जो प्लेनेट है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको उसी टाइम पे उसको पुल करने की कोशिश करता है। सो वी हैव गॉट टू कंपोनेंट, वन इज द पुश which is given by the rocket, one is the pull which is dragging, which is attracting the satellite towards the center of the earth. This the resultant force is a curved path around our earth, so that is how it is skipping. It is a constantly falling satellite, at the same time it is constantly pushing satellite, so ultimately you end up covering making one full circular orbit around earth. Next one। एंड सेम उसमें दिखाया है, आप देखेंगे कि ऑर्बिट जो है सर्कुलर, उसके बाद अगर आपको मून और मार्स की तरफ जाना है तो दैट इज इफ द जो वेलोसिटी जो हम अर्थ ऑर्बिट में रखते हैं उससे अगर 1.4 टाइम्स ज्यादा कर देते हैं, दैट इज रफली अराउंड
2 kilometers, right? That is the figure. We call that escape velocity. तो फिर आपका सैटेलाइट जो है अर्थ ऑर्बिट को छोड़ के इट विल एस्केप फ्रॉम दैट ऑर्बिट एंड देन इट विल go towards moon or Mars, right? So this is what we have tried to show different orbit. Next one. So again, the geostationary orbit, जो हमने यहाँ पे दिखाया है, we have already discussed. We go to next. Types of orbit we have shown. You can see on top the 150 kilometer height, right? We have got 7.8 kilometer per second. That is the velocity, and the satellite repetition time here is 87.5 minutes roughly. That means the satellite would come at the same place exactly after roughly 88 minutes, right? This is what we have shown here. And at the bottom on the left side, you can see the orbit. You can see the top one orbit, you can see in the between, it is in polar orbit, right? But this orbit, you see, it is above equator and it is 36,000 kilometers. So we have seen 35,786 kilometers. And you see the velocity. Here it is 3.075 kilometer per second, right? Here you don't need 7.8 to 8 kilometer per second. That is required at the lower orbit, right? And what is the repetition time? 23 hours and 56 minutes, right? So that is almost same to our rotation of the period of rotation of Earth around its own axis, right? Next. So we have got different kind of satellites we have discussed. Then every satellite has got different kind of application. So our we have got business solutions, right? The local based service, mobile phone, tourism, then retailing. Nowadays, you see everything has gone on online shopping. Then you've got navigation system. So we are using our satellite of navigation satellite. Then we have got military uses, geographical data collection. Then our IRNSS satellite used for agriculture. Then emergency response system, that is called disaster warning. The scientific research, that is atmospheric studies, communication, internet, and whatnot. So today we can say the world is connected with satellite, world is running on satellite, and no one, me, you, or anybody can live without satellite. And the last thing I wanted to tell you is that once the satellite life is over, what happens to those satellites, right? So because the satellite life is limited by the amount of fuel which is there kept in the fuel tank. So once the fuel gets exhausted, how the fuel get exhausted? Because there are so many disturbances taking place on the the satellite in the orbit upon a satellite body, right? Due to many reasons. So satellite क्या क्या होता है कि वो कभी कभी अपनी ऑर्बिट को लूज कर देता है या कभी लेफ्ट और राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है. तो यू हैव टू ब्रिंग बैक सैटेलाइट टू योर ओरिजिनल स्टेशन. वो करने के लिए देर आर छोटे छोटे जो रॉकेट लगे हैं पूरी सैटेलाइट के बॉडी के सरफेस के ऊपर, उसको आप फायर करेंगे. कौन सा फायर करेंगे? जिस साइड आपको, सपोज आपका सैटेलाइट लेफ्ट की तरफ मूव हो गया, आपको राइट की तरफ लाना है, तो उसी सरफेस के ऊपर जो भी उस साइड का जो रॉकेट है उसको आप फायर करेंगे. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ सिंपल है, उसी डायरेक्शन में आपका एक्शन होगा क्योंकि नोजल से आपका उसी डायरेक्शन में आपका जो प्रेशराइज गैस बाहर निकलेगा और रिजल्टेंट आपका क्या होगा, आपका रिएक्शन कि आपका सैटेलाइट राइट साइड की तरफ मूव हो जाएगा. और जैसे ही एक वहां पे एरर जनरेट होगी और एरर जैसे ही सैटेलाइट मूव होगा धीरे धीरे एरर कम होती जाएगी और एरर जैसे ही जीरो हो जाएगी तो सैटेलाइट को माइक्रो जो रॉकेट है उसकी फायरिंग स्टॉप हो जाएगी. सो इट इज ऑल ऑटोमेटिक, राइट? तो जैसे ही तो बट इसमें हमने क्या किया, जो फ्यूल टैंक है उसमें से थोड़ा फ्यूल कंज्यूम हुआ और ये फिनोमिना सिर्फ एक बार नहीं होता, बार बार होती रहती है. एंड देयर आर पीरियोडिक ऑर्बिट raising maneuver which are being done by the our master control facility. तो ये टाइम टू टाइम, तो हमारा एस्टिमेट ये होता है कि कम्युनिकेशन टाइप का जो सैटेलाइट है मुझे 12 से 15 साल के बाद वो फ्यूल टैंक के अंदर से सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा. उसके बाद हम सैटेलाइट को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम ये बोलते हैं सैटेलाइट तो अभी भी काम करता है. इट कैन वर्क टिल 25-50 years more. Nothing would happen unless there is a failure inside a satellite system और कोई भी component खराब हो गया, एक सिस्टम खराब होगी. सैटेलाइट अभी भी काम करने के लिए it is well fit, but it is because it is not meaningful.
क्योंकि वो कहीं और देखता है, उसकी एंटेना कहीं और देखती है, उसका ओरिएंटेशन चेंज हो गया, अभी उसकी ऑर्बिट नीचे आ गई, तो वो अभी 24 आवर्स की स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, तो हम बोलते हैं सैटेलाइट इज नॉट यूजफुल नाउ। उस समय हम क्या करते हैं, 2 चीज़ है, जो लोअर ऑर्बिट के सैटेलाइट है उसको हम लास्ट ड्रॉप तक का फ्यूल यूज़ करके उसको खाली कर देते हैं। फिर क्या होगा, नेचुरल जो लेटेंट, बिकॉज़ ऑफ वहाँ पे जो भी ग्रेविटी, अर्थ ग्रेविटी वहाँ पे जो भी काम करेगी, वो उससे धीरे-धीरे वो सैटेलाइट नीचे आता जाएगा, एक थ्रस्ट थोड़ा-सा अर्थ की तरफ वो आने के बाद, एंड जैसे ही वो अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगा, बिकॉज़ ऑफ द हेवी फ्रिक्शन इट विल बर्न अप, नथिंग विल कम ऑन द ग्राउंड। और जो बहुत दूर के सैटेलाइट है, से फॉर एग्जांपल जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, उस ऑर्बिट के सैटेलाइट को हम वापस नहीं बुलाते हैं, दैट बिकॉज़ इट विल टेक मिलियंस ऑफ इयर्स टू कम बैक ऑन अर्थ, क्योंकि बहुत दूर है, राइट? तो वो नेचुरल डायरेक्शन से नहीं आते हैं, और दे माइट कोलाइड टू सम अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट। तो हम वहां पे क्या करते हैं, तो हम उस समय वहां पे थोड़ा सा रिजर्व फ्यूल है, वो रिजर्व फ्यूल का यूज करके हम उस सैटेलाइट को 4000 किलोमीटर और डीप स्पेस में उसको एकदम पुश कर देते हैं। तो वो नॉन फंक्शनल ऑर्बिट है, वहां पे हम सैटेलाइट को कंट्रोल नहीं करते हैं। आपका जो यूजफुल जो भी लोकेशन है जहाँ पे आपने रखा था, जो स्लॉट है वो खाली हो गया, देन वी लॉन्च अनदर सैटेलाइट। So this is, I just wanted to share small thing about how, what is the use of satellite, what is satellite different orbits, and what is the life cycle of a satellite. Hope you enjoyed the presentation. Thank you very much for being with me, and thank you for believing in ISRO. Thank you.